BBC उर्दू के प्रोग्राम से अरबी में खुश आमदीद। हमारे लंदन स्टूडियो से मैं हूं शफी नकी जामई। पाकिस्तान में मुजव्वज़ा साइबर क्राइम बिल के खिलाफ सहाफ़ियों और सिविल सोसाइटी का मुसलसल एहतजाज, लेकिन खबर खोजने वालों के लिए इसमें क्या खबर है? तो ये एक अजीब बात है कि किसी के क्रिमिनल एक्ट को इन्वेस्टिगेट करना बजाते खुद एक क्रिमिनल एक्ट बनाया जा रहा है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी चीन के दौरे पर, देरीना सरहदी तनाज़ात पर कशीदगी बरकरार, लेकिन तिजारत भी साथ साथ। और देखिएगा हफ्तेवार सिलसिला टेक्नोलॉजी बुलेटिन क्लिक, कदे आदम रोबोट्स जो आपके कपड़े भी तय कर सकते हैं। हुकूमत पाकिस्तान को नए साइबर क्राइम बिल पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स बिल 2015 पर बेशतर समाजी कारकुनों और शहरियों की शदीद तनकीद का सामना है। इस बिल को इजहार राय की आज़ादी पर हमला और आज़ादी सहाफ़त के खिलाफ करार दिया जा रहा है। तो ये बिल अवामुन्नास, सहाफ़ी और सहाफ़त को कैसे मुतासिर कर सकता है? हमारी नामानिगार रम अब्बासी का इसी का अहता करने की कोशिश किया है। हुकूमत की जानिब से मुतारिफ कराए जाने वाले नए साइबर क्राइम बिल के खिलाफ उठने वाली आवाज़ें बढ़ती जा रही हैं। शहरियों के साथ साथ बाज़ सहाफ़ी भी परेशान हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। सहाफ़ी उमर चीमा का दावा है कि वो इससे पहले भी अपनी तहक़ीक़ाती रिपोर्ट्स की वजह से रियासती जबर का शिकार हो चुके हैं। उन्हें ख़दशा है कि नया साइबर क्राइम बिल उनकी सहाफ़त से जुड़ी तहक़ीक़ात को महदूद कर देगा। देखें, एज अ जर्नलिस्ट हमारे बहुत सारे, ज़्यादातर हमारी इन्फॉर्मेशन जो है वो सोर्स बेस्ड होती है। आगे उसको वेरीफाई करना ये हमारे लिए एक चैलेंज होता है, हम उसको करते भी हैं। लेकिन हम तो विसल ब्लोअर की प्रोटेक्शन की डिमांड कर रहे थे। आपने तो ये कहा कि विसल ब्लोअर तो दूर की बात है, आप भी वो इन्फॉर्मेशन एक्सेस नहीं कर सकते अगर आपको कोई प्रोवाइड भी करता है। तो ये एक अजीब बात है कि किसी के क्रिमिनल एक्ट को इन्वेस्टिगेट करना बजाते खुद एक क्रिमिनल एक्ट बनाया जा रहा है। कानूनी माहिरीन के मुताबिक मौजूदा साइबर क्राइम बिल के मसवदे की वो शिक़ें जो सहाफ़ियों के काम को महदूद कर सकती हैं, उनमें से चंद ये हैं। किसी भी शख्स के इंटरनेट पर मज़ाहिया हाके बनाना, किसी ऐसे शख्स जिस पर जुर्म साबित नहीं हुआ उसके लिए हमदर्दी जाहिर करना, और कोई भी सरकारी या गैर सरकारी मालूमात बिला इजाज़त हासिल करना एक जुर्म होगा। तो ये शिक़ें सहाफ़ियों के काम में कैसे रुकावट डाल सकती हैं? जर्नलिस्ट का ब्रेड एंड बटर होता है कि वो किन लोगों से राब्ते में रह सकता है बग़ैर किसी और को पता लगे। सोर्सेज को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है हर सहाफ़ी के लिए। तो अगर एक सहाफ़ी की तमाम ईमेल डेटा, उनके तमाम टेक्स्ट मैसेजेस या कोई भी समाजी राब्ते की वेबसाइट पे जो उनके कमेंट्स हैं, अगर उनको मॉनिटर किया जा रहा है या अगर उनको रिटेन किया जा रहा है गवर्नमेंट के पास, तो गवर्नमेंट को एग्जैक्टली पता लग सकता है कि सहाफ़ी ने किससे इन्फॉर्मेशन ली, और इस तरह सहाफ़ियों के लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा, उनको कोई ख़बर नहीं देगा। इन्हीं खदशात की वजह से सिविल सोसाइटी के हमरा सहाफ़ी भी एहतजाज कर रहे हैं उस नए बिल के ख़िलाफ़, जो कि पार्लिमानी कमेटी ने तो मंजूर कर दिया है मगर अब उसको पार्लिमान में पेश होना है। और बज़ाहिर शहरियों के दबाव की वजह से ये लगता है कि पार्लिमान में इस बिल पर खासी लहदे होगी। इरम अब्बासी, BBC, इस्लामाबाद। पाकिस्तान में मुजव्वज़ा इलेक्ट्रॉनिक क्राइम बिल 2015, जिसके मसवदे पर न सिर्फ समाजी कारकुन बल्कि सहाफ़ी भी तनकीद कर रहे हैं। मैंने इस ज़मन में निगहदात से बात की, जो डिजिटल राइट्स फाउंडेशन नामी इदारे की सरबराह हैं। पहले तो मैंने ये जानना चाहा कि इस बिल पर अहम एतराज़ात हैं क्या? सबसे बड़ा जो इस वक्त एतराज़ है वो ये है कि इस कानून को, इस मसवदे को मुतफ़िक़ा राय के साथ नहीं बनाया गया। इसको इंतहाई राजदारी के साथ बनाया गया है। जमहूरियत होते हुए बाकी स्टेक होल्डर्स को शामिल नहीं किया गया, उनकी आरा को शामिल नहीं किया गया। सिर्फ सिविल सोसाइटी का एतराज़ नहीं है, बिज़नेस कम्युनिटी, IT कम्युनिटी, जिनका काम जो है वो इस कानून से मुतासिर होगा, वो भी इसमें शामिल हैं कि हमें भी बीच में हमसे भी मशवरा नहीं लिया गया जब ये ड्राफ्ट बनाया गया। तो एक तो सबसे बड़ा एतराज़ ये है। उसके बाद एतराज़ात बहुत से हैं, प्रोविज़न बाय प्रोविज़न। एक सबसे बड़ी जो प्रोविज़न जो कि इंतहाई गलत है और जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के भी अगेंस्ट जाती है, वो है सेक्शन नंबर 34। और वो ये बात करता है कि जो भी अथॉरिटी जिसको कंट्रोल दिया जाएगा सेंसर करने का या ब्लॉक करने का,
उसके पास ये पूरा हक होगा कि वो जिस चीज़ को चाहे वो उसको ब्लॉक और बैन कर सकते हैं। और हमारे सामने एक बहुत बड़ी मिसाल है यूट्यूब की, ठीक है। उसमें कुछ ऐसा मवाद था जो कि वो समझते हैं कि उसको बैन होना चाहिए और लोगों तक नहीं पहुंचना चाहिए। हम उससे एग्री करते हैं। तो क्या ये बेहतर नहीं कि सिर्फ आप उस वीडियो को हटा दें और पूरा प्लेटफॉर्म ना बंद करें, जिससे आपके तालिब इल्म मुतासिर हो रहे हैं, जिससे आपके छोटे बिजनेसेस मुतासिर हो रहे हैं जो कि यूट्यूब के ज़रिए से अपने बिज़नेस की मार्केटिंग करते हैं। देखें, आज़ादी राय कानूनी और आईनी हक है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि आज़ादी राय आपको किसी की पगड़ी उछालने की इजाज़त देती है, वो ज़बान इस्तेमाल करने की इजाज़त देती है जो आप उमूमन घर में नहीं बोलते, और वो बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा सकते हैं आप कि जिसकी वजह से पूरा मामला ही बिगड़ जाए। ये तो कोई आज़ादी ना हुई ना। देखिए जी, मैं आपसे एग्री करती हूँ, लेकिन आप कंट्रोल इस तरीके से नहीं कर सकते कि आप ख़तरनाक और ड्रैकोनियन किस्म के लॉज लेकर आएँ। और नेशनल एक्शन प्लान एक टेम्परेरी प्लान है जो कि 1 साल 2 साल जो है, और हम गवर्नमेंट को हम कहते हैं कि टेररिज्म का ख़ात्मा हो, हम भी उनके साथ हैं, लेकिन एक टेम्परेरी प्लान है। और ये हम लोगों को पता है कि कवानीन में तब्दीली इतनी आसान नहीं होती। तो नेशनल एक्शन प्लान तो कुछ अरसा चलेगा, लेकिन एक कानून मुस्तकिल बन जाएगा जो कि आपको आपके आने वाली नस्लों को और आने वाले सालों में आपके लिए मुश्किलात पैदा करेगा। अच्छा, तो इसका हल क्या है? इसका हल इस वक्त ये नज़र आ रहा है कि जो कानून जिस तरीके से बनाने जा रहे हैं उस सारे प्रोसेस को रिवाइज़ करें। जो बिल जो है उसको वापस रिकन्सिडरेशन के लिए नेशनल असम्बली की जो स्टैंडिंग कमेटी है उसमें वापस भेजा जाए, और कमेटी जो है वो ये फ़ैसला करे कि तमाम स्टेक होल्डर्स को बीच में शामिल करें और फिर सबकी आरा के साथ एक मुतफ़िक़ा कानून बनाया जाए जिसमें सिविल सोसाइटी भी राज़ी हो, जिसमें आपके बिजनेसेस भी राज़ी हों, और जिसमें सिविल लिबर्टीज़, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स स्टैंडर्ड्स, बुदापेस्ट कन्वेंशन, इन सब का ख्याल रखा जाए। इंटरनेट के हुकूक की वकील निगहदात, उनसे ये इंटरव्यू मैंने चंद दिन पहले किया था। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी चीन के 3 रोज़ा दौरे पर हैं। $80 अरब की तिजारत के साथ चीन भारत का सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर तो है, लेकिन इनके बढ़ते हुए तिजारती ताल्लुकात पर दोनों मुल्कों का पुराना सरहदी तनाज़ा असरअंदाज हो रहा है। लेकिन इसके हल के लिए चीन की तरफ से बढ़ते हुए दबाव से भारत में किस कदर तशवीश पाई जाती है, सुनिए दिल्ली से नामनिगार शकील अख्तर की रिपोर्ट। चीन में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का गर्मजोशी से इस्तकबाल हुआ। $10 अरब मालियत के 24 मुआहदों पर दस्तखत किए गए, लेकिन सरहदी तनाज़ा दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में सबसे बड़ी रुकावट बना हुआ है। भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्होंने सरहदी तनाज़ों को जल्द हल करने पर जोर दिया है। गुजरे हुए बरसों में सरहदी तनाज़ों पर 18 बार मुज़ाकरात हुए, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। भारत अब सरहदी तनाज़ात जल्द हल करना चाहता है। चीन की ताकत रोज़ के हिसाब से बढ़ रही है, तो हिंदुस्तानी स्ट्रेटेजिक इस्टेब्लिशमेंट में इस बात का खौफ भी है कि अगर आपने ये वाला मुद्दा जल्दी से नहीं सुलझाएंगे तो हो सकता है कि वो अरुणाचल प्रदेश में आ जाएं, अतिक्रमण करें, अपनी बात को ज़बरदस्ती मनाने की कोशिश करें। चीन से सरहदी तनाज़े पर बातचीत भारत में सियासी तौर पर काफ़ी हसास मामला है, लेकिन बाद लोगों का ख्याल है कि मोदी पेशरफ्त करने का सियासी अज़्म रखते हैं। एक हिस्टोरिकल अपॉर्चुनिटी है कि मोदी जी की भी ये एक तरीके से जिज्ञासा है कि इस मामले को वो सुलझा लें, और चीन में भी एक माना जा रहा है कि बड़ी एक पावरफुल लीडरशिप आई है जिसके बड़े स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्टिक क्रेडेंशियल्स हैं। वज़ीर आज़म मोदी के चीन के दौरे को यहाँ दिल्ली में तजस्सुस और गहरी नज़र से देखा जा रहा है। भारत में चीन से सरहदी तनाज़ों के बारे में काफ़ी तशवीश और बेचैनी पाई जाती है, लेकिन इसे हल किस तरह किया जाए इसके बारे में कोई भी मौक़िफ़ वाज़ेह नहीं है। शकील अख्तर, BBC न्यूज़, दिल्ली। और अब कुछ दीगर मौज़ूआत पर एक मुख्तसर नज़र। बुरुंडी में फ़ौजी बगावत की कोशिश करने पर फ़ौज के एक जनरल और 2 पुलिस कमिश्नर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन सदारती तर्जुमान के बकौल बाकी जनरलों के सरबराह अभी तक उनके हाथ नहीं लगे हैं। जुमेरात को फ़ौज के एक सरकर्दा कमांडर ने इक़्तिदार संभालने का ऐलान किया था। अक़वाम मुत्तहिदा ने यमन में अशिया खुदनोश और अद्वियात की किल्लत के बायस सऊदी अरब की सरबराही में कायम फौजी इत्तेहाद से मुतालबा किया कि यमन जाने वाली तमाम इमदादी अशिया के मुआयने की पाबंदियों में नरमी की जाए।
अमेरिका के मशहूर बैंड किंग ऑफ ब्लूज के गिटारिस्ट और गुलकार बीबी किंग 89 साल की उम्र में लास वेगस में इंतकाल कर गए। दुनिया भर में हजारों कॉन्सर्ट मुनक्किद करने वाले बीबी किंग स्वीट लिटिल एंजल और रॉक मी बेबी जैसे गानों से पहचाने जाते थे। BBC उर्दू के प्रोग्राम से अरबी में आगे चलकर देखिएगा, पाकिस्तान में 10 साल कबल आए ज़ल्ज़ले से कुछ मुतासर बच्चे आज भी किस तरह नबर्द आज़मा हैं। और बगैर ड्राइवर वाली गाड़ियों के ड्राइवर वाली गाड़ियों के साथ एक्सीडेंट, लेकिन गलती किसकी? BBC उर्दू के प्रोग्राम से अरबीन में एक बार फिर खुशामदीद। गुज़िश्ता दिनों नेपाल में ज़ल्ज़लों का तस्करा रहा कि ये ज़िंदगी मामूल पर लाना किस कदर मुश्किल कर देते हैं और लोगों की ज़िंदगी कैसे साल साल तक मुतासिर रहती है। इसकी मिसाल पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में 10 साल कबल आने वाला ज़ल्ज़ला भी है, जिसने सबसे ज़्यादा बच्चों को मुतासिर किया था। इनमें से अक्सर पर इस ज़ल्ज़ले के असरात आज भी नुमायाँ हैं। नामानिगार आसिफ फारूकी ज़ल्ज़ले से मुतासरा पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के इलाके बाग गए और आंखों देखा हाल यूँ बयान किया। 10 साला मिशी खान आम बच्ची नहीं है। वो सिर्फ 6 माह की थी जब पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में आने वाले ज़ल्ज़ले में उसका घर गिरा और वो इसमें दब गई। अगले रोज़ जब वो मलबे से निकली तो इसकी एक टांग ज़ाया हो चुकी थी। तुम तेरे ये भूत भर के खड़े हुए हो। मिशी आज एक नॉर्मल बच्ची की सी ज़िंदगी गुजार रही है, लेकिन ये सब मिशी के वालिदैन के लिए आसान नहीं था। काफ़ी मुश्किल है इसको स्कूल में लेके जाना, उठा के फिर लाना। जब छोटी सी थी तो टांग का ये मसला था कि इतना आसानी से तो नहीं चल सकती थी ना, कभी टूट जाती, कभी कुछ हो जाता, फिर लेके जाती, फिर आते, कभी कुछ होता, कभी बहुत मुश्किलात होती हैं। मिशी का इलाज बच्चों के मसनूई आज़ा बनाने वाले इस इदारे से करवाया गया। मिशी की तरह इस मरकज़ में वो बच्चे लाए गए जो इस ज़ल्ज़ले से जिस्मानी तौर पर मुतासिर हुए थे, लेकिन हज़ारों की तादाद में ऐसे बच्चे भी हैं जो 10 साल पहले आने वाले इस ज़ल्ज़ले में जिस्मानी तौर पर बिल्कुल महफूज रहे, लेकिन इसके बावजूद आज भी उन्हें मदद और देखभाल की ज़रूरत है। मुज़फ़्फ़राबाद में कायम यतीम बच्चों के इस मरकज़ में ये वो बच्चे हैं जिनके सर का साया 2005 में आने वाले ज़ल्ज़ले ने छीन लिया। इस मरकज़ में यतीम बच्चे तो और भी हैं, लेकिन ज़ल्ज़ले के दौरान वालिदैन से महरूम होने वाले इन बच्चों का ज़ख्म शायद ज़्यादा गहरा है। उन्होंने बहुत कुछ देखा है, अपने घर तबाह होते हुए देखे हैं, अपने माँ बाप को मरते हुए देखा है, अपना घर ख़त्म होते हुए देखा है। तो जो दूसरे बच्चे जो आर्फन होते हैं तो उनका अगर माँ मर गई है या बाप मर गया तो वो सिर्फ वो है, लेकिन इन्होंने अपने घर तबाह होते हुए देखे हैं, अपनी ज़मीनें तबाह होते हुए, अपना सब कुछ तबाह होते हुए देखा है। अक्टूबर 2005 में आने वाले इस ज़ल्ज़ले से 15 लाख बच्चे बराह रास्त मुतासिर हुए, यानी एक पूरी नस्ल इस ज़ल्ज़ले के आसेब के साथ जवान हो रही है। आसिफ फारूकी, BBC न्यूज़, बाग। आइए देखते हैं कि हमारी वेबसाइट पर कौन सी खबरें आपकी तवज्जो का मरकज़ रहीं। फिनलैंड में आबादी बढ़ाने के लिए बेबी बोनस और इंडोनेशिया में ख़वातीन के फ़ौज में भर्ती होने के लिए कुंवारपन के टेस्ट की शर्त ख़त्म करने के मुतालबे की खबरों में आप बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं। ज़ाहिर है, क्यों नहीं। सोचें, अगर काफ़ी अरसे पहले के बुजुर्ग आज जिंदा होते तो बगैर चूल्हे और बिजली के चाय का कप बनता देकर क्या कहते? अगर उनके कपड़े घर के खादिम के बजाय रोबोट तय करता तो क्या कहते? कुछ कहते भी या हैरान और परेशान रहते? अच्छा, बुजुर्गों की जान छोड़ें, आप फेसबुक से छेड़छाड़ तो करते हैं ना, अगर वो ये छेड़छाड़ आपसे छीन ले तो फिर आप क्या कहेंगे? खैर, आप जो भी कहें, पहले गज़नफ़र हैदर की सुनिए हफ्तेवार क्लिक में। बगैर ड्राइवर के चलने वाली कारों का रुझान दुनिया भर में जोर पकड़ रहा है, लेकिन इस हफ्ते ये बात सामने आई है कि अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया में 48 में से 4 ऐसी कारें गुज़िश्ता 8 महीनों में किसी न किसी हादसे का शिकार हुई हैं। क्या इसकी जिम्मेदारी इन कारों को चलाने वाली टेक्नोलॉजी है? गूगल का कहना है कि इन हादसात की वजह ड्राइवर वाली कारों का बगैर ड्राइवर वाली कारों के साथ तसादुम है। और अब वक्त हुआ है डेनमार्क में चाय के वक्फे का, जहां इस हफ्ते 2 डिजाइनर्स ने चाय बनाने का एक नया तरीका दिखाया है। अब आप इस स्मार्ट रॉड और इंडक्शन प्लेट की मदद से चाय बना सकते हैं।
और सिर्फ चाय नहीं बल्कि स्मार्ट वॉच किसी भी माया और कप में इस्तेमाल हो सकती है। इसे बनाने वालों का मानना है कि ये तवानाई के बहरान और पानी के ज़िया को कम करेगी। स्कॉटलैंड में साइंसदान वक्त बचाने और काम को आसान करने के लिए ऐसे रोबोट्स पर काम कर रहे हैं जो अब आपके कपड़ों को न सिर्फ तय कर सकते हैं बल्कि तरतीब भी दे सकते हैं। दोनों हाथों से काम करने वाले ये रोबोट्स इस काम के लिए कैमरों, मोशन सेंसर्स और ग्रिप्स का इस्तेमाल करेंगे। आप अपनी ऑनलाइन खबरें कहां पढ़ते हैं? अगर इसका जवाब फेसबुक है तो अब आपके लिए आसानी पैदा होने वाली है। फेसबुक ने अब खबरें पढ़ने में मदद देने के लिए इंस्टेंट आर्टिकल्स नामी सिस्टम लॉन्च किया है जो आपको फेसबुक पर अपने मोबाइल के जरिए बआसानी खबरें पढ़ने में मदद देगा। न्यूयॉर्क टाइम्स, बज़फीड और BBC इस नई ऐप की टेस्टिंग में शामिल हैं। 8 फीट लंबे रोबोट्स, मज़ा ना आए तो पैसा वापस। क्लिक पेश किया गज़नफर हैदर ने। अगर आप ये रिपोर्ट या आज का प्रोग्राम दोबारा देखना चाहें तो हमारे YouTube चैनल पर आइए। पता है youtube.com/BBC उर्दू। जो नाजरीन हमारा प्रोग्राम मोबाइल पे देखते हैं उनके लिए हमने एक मोबाइल प्लेलिस्ट भी तैयार की है जो हमारे YouTube पर मौजूद है। इसके अलावा मुख्तलिफ मौज़ूआत के एक्सप्लेनर्स भी आप यहाँ देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आखिर में आपको याद दिलाते चलें कि पाकिस्तान में हुकूमत की जानिब से मुजव्वज़ा साइबर क्राइम बिल आज सैरबीन का बड़ा मौजू रहा। हुकूमत पाकिस्तान को इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स बिल 2015 के सिलसिले में समाजी कारकुनों और शहरियों की जानिब से तनकीद का सामना है। जहाँ इस बिल को इजहार राय की आज़ादी पर हमला करार दिया जा रहा है, वहीं अक्सर सहाफ़ी भी इसे आज़ादी सहाफ़त के खिलाफ करार दे रहे हैं। अगर आप चाहें तो मुझसे और हमारी टीम के दीगर साथियों से ट्विटर पर भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @शफ़ी_नकी_जामई। इसके साथ ही सैरबीन इख्तिताम को पहुंचा। प्रोग्राम में पेश होने वाले मौज़ूआत पर अगर आप अपने ख्यालात का इजहार करना चाहें तो फेसबुक, ट्विटर हाजिर है। आप हमारे हैंडल @BBC उर्दू के जरिए भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो मैं अपनी पूरी टीम समेत आपसे इजाज़त चाहूँगा।